Hello students and my dear friends, this is the analysis of 26th of November 2021 Friday. Because of certain health issues, I was not able to upload the analysis of 26th of November. So on 27th of November, I'm uploading this analysis. So inspiration of the day is the best preparation for tomorrow is doing your best today. In this analysis, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1 of yesterday newspaper. Government may hold 26% in privatized PSBs. So, in the process of privatization of public sector banks, it is anticipated as per the sources that government means center government can hold at least 26% of stake into all those PSBs, those who are going for प्राइवेटाइजेशन. इट मीन्स जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक का गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसमें कम से कम गवर्नमेंट 26% की शेयर होल्डिंग या स्टेक होल्डिंग रखेंगे. इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को प्राइवेटाइज करेगी या डाइवेस्ट करेगी एज पर द सोर्सेस अवेयर अबाउट दिस डेवलपमेंट. अभी का स्टेटस क्या है? अगर अभी के बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 की बात करें तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट must hold or has to hold at least 51% in public sector banks at all time. So definitely government is going to amend this particular act, and currently government of India is looking to privatize 2 banks. और इसके लिए government will go for amendment of this 1970 act, and now the banking law amendment bill 2021, which will be provide for reducing the government minimum shareholding in PSBs to 26% is all set to introduce into the winter session of parliament. तो ये एक्ट भी अमेंड होने जा रहा है और इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद ही गवर्नमेंट 26% की स्टेक होल्डिंग पर आ सकती है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. और जैसे ही ये एक्ट अमेंड होगा गवर्नमेंट के पास पावर हो जाएगी या गवर्नमेंट के पास राइट हो जाएगा कि वो अपने जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनको डाइवर्स कर सके, उनको डिसइन्वेस्ट कर सके, और डेफिनेटली इट विल इनेबल other institutions as well as the public to invest into public sector banks, and definitely it will help the exchequers to get the more money, to get the more revenue after disinvestment. इसके अलावा और जो फ़ायदे बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किए हैं वो ये हैं कि एक तो जो पब्लिक एक्सचेकर्स है दे विल गेट बेटर रिसीट. इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को अपने टारगेट अचीव, जो रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था प्राइवेटाइजेशन से, उस टारगेट को अचीव करने में भी हेल्प मिलेगा. तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ द टारगेट दैट गवर्नमेंट हैज़ सेट इन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, more specifically for revenue generated थ्रू प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस. तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस या डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के थ्रू कितना रिवेन्यू जनरेट करने, कितने रिवेन्यू रिसीट्स का टारगेट गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा था. तो जो 2 बैंक प्राइवेटाइज होने हैं उन बैंक से गवर्नमेंट को अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को हेल्प अचीव करने में हेल्प मिलेगी. इसके अलावा जो बैंक्स हैं उनको भी प्राइवेटाइजेशन से हेल्प मिलेगा. क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर process of privatization will reduce the dependence of bank on government for funding for capital infusion. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमने न्यूज़ भी सुनी है कि जब बैंक्स का एनपीए बढ़ जाता है, उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, दे हैव टू लुक फॉर गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कैपिटलाइजेशन करे. बट प्राइवेटाइजेशन के बाद से जो लेंडर्स हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर के गवर्नमेंट पे, वो भी रिड्यूस हो जाएगी. ऑल्दो द गवर्नमेंट वुड कीप इट्स शेयर होल्डिंग limited to 26%, it may not bring it down to that level at one go. तो हो सकता है कि इमीडिएटली जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स होने हैं प्राइवेटाइज, हो सकता है उसमें इमीडिएटली गवर्नमेंट 26% तक अपनी शेयर होल्डिंग ना लाए. पहले कुछ 15% तक रिड्यूस करे, फिर 20% तक रिड्यूस करे. इमीडिएटली वन गो में 26% तक का रिडक्शन नहीं करेगी गवर्नमेंट थ्रू प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस एज पर द सोर्सेज अवेयर अबाउट दिस मैटर. द क्वांटम ऑफ स्टेक रिडक्शन इन दीज बैंक वुड बी डिसाइडेड वाइल फाइनलाइजिंग द कॉन्टोर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन. तो कितना स्टेक
इन दोनों ही बैंक्स में कितना स्टेक गवर्नमेंट लिक्विडेट करेगी या कितना स्टेक गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट में ले जाएगी, ये अभी फिलहाल के लिए डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जब फाइनलाइजेशन होगा तब ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात की श्योरिटी ज़रूर है कि इमीडिएटली गवर्नमेंट 51% से 26% पर अपना स्टेक रिड्यूस नहीं करेगी। इट मे बी इन फेज मैनर। और इसके अलावा ये जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, ये गवर्नमेंट को पावर तो देगा अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन को लेकर के भी, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट को लेकर भी, टेन्योर को लेकर भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेगुलेशंस को लेकर भी कई सारे नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं। एंड डेफिनेटली न्यू प्रोविजन विल बी इंक्लूडेड टू प्रोटेक्ट एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ। तो हालांकि जब ये प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में तब इसमें इसकी निटी-ग्रिटी ज़्यादा समझ में आएंगी कि क्या बेसिक चेंजेस लाए गए हैं इस बिल के थ्रू। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। SPR रिलीज मे ओनली हैव अ $2 इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। पिछले कई दिनों से हम ये न्यूज़ एनालिसिस में कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने, यूएसए ने कंट्रीज़ को इनवाइट किया है दैट दे शुड स्टार्ट यूजिंग देयर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वर्स। अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको यूज़ करना शुरू करें इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन ओपेक नेशन एज वेल एज रशिया, जिससे कि थोड़ा सा जो पेट्रोल और क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कूल डाउन हो। और इंडिया ने भी यूएसए के उस अपील को, उस डिसीजन को या उस कॉल को फॉलो किया है। इंडियाज डिसीजन टू रिलीज 5 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम इट्स SPR, it's the culmination of its effort to forge an alliance with some of the largest consuming countries and definitely to counter the production cut by producing nation। कौन है producing nation? OPEC, या इसको हम OPEC+1 भी बोलते हैं। 1 मीन्स रशिया। तो ये तो डिसीजन ले लिया यूएसए ने, चाइना ने, और इंडिया भी कह सकते हैं, इनको कॉल किया जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके अलावा जितने भी जो कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं उनको यूएसए ने कॉल किया दैट दे शुड स्टार्ट यूजिंग देयर SPR, जिससे कि जो ओपेक नेशन है उन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़े। लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर जेस्चर, इवन इट इज़ अ सिंबॉलिक जेस्चर, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्राइस, और इट इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। दिस कुड ब्रिंग इन अ बेनिफिट ऑफ ओनली $2 पर बैरल इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल ऑल्सो इन शॉर्ट टर्म। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा इस सिंबॉलिक जेस्चर का OPEC+1 नेशन पर, और पड़ेगा भी तो केवल $2 पर बैरल, और वो भी केवल थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है ही नहीं कंट्रीज़ के पास कि वो अपनी लॉन्ग टर्म की डिमांड को बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकें। इसके अलावा अगर छोटे कंट्रीज़ की बात करें तो विद नो गेन्स इन लॉन्ग टर्म सिंस द स्टॉक रिलीज्ड इन द US आर इन द नेचर ऑफ लोन्स, तो यो भी SPR रिजर्व होगा भी। अगर यूएसए की बात करें, इंडिया की बात हम यहाँ ना करें, तो यूएसए जो भी अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिलीज कर रहा है, इतने भी बैरल ऑफ क्रूज ऑयल को रिलीज कर रहा है, वो OMCs को लोन के फॉर्म में दिया जाएगा। इट विल नॉट बी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर लोन के फॉर्म में दिया जाएगा तो डेफिनेटली OMCs को कभी ना कभी वो रिटर्न करना है तो थोड़े लॉन्ग पीरियड के बाद फिर से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे। बिसाइड द रिलीज कैन लीड टू अ पुश बैक फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और इसके अलावा इस बात के भी चांसेस हैं कि अगर ये आप पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि सब कंट्रीज अपने SPR को अपने SPR से अगर क्रूड ऑयल को रिलीज कराने लगेंगे तो जो प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो भी काउंटर बैक करेंगे। और वो क्या काउंटर बैक कर सकते हैं? वो ये कहेंगे कि जब ठीक है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू वांट टू यूज़ योर SPR, आप यूज़ करिए, थोड़े टाइम के लिए हम प्रोडक्शन और कट कर देते हैं। हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे ही नहीं, सप्लाई बढ़ेगी नहीं, और जब सप्लाई बढ़ेगी नहीं तो देयर विल बी नो चेंज इन टू द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल। तो हम उसी जिस अमाउंट में आप अपना SPR रिलीज़ करेंगे उस अमाउंट में हम अपना प्रोडक्शन कट कर देंगे। और ऐसा ही डिसीजन लिया भी है ओपेक नेशन ने कि जब तक ये SPR के जो एक्सेस क्रूड ऑयल यूज़ हो रहा है तब तक कि हम उसी अमाउंट में प्रोडक्शन कट कर देंगे। और प्रोडक्शन कट करने से क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज इनटू द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की सप्लाई में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो प्राइसेस भी उसी लेवल पर मेंटेन रहेंगे। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन शॉर्ट रन इट
is also possible that OPEC Plus may push back its planned production increase for Q1, जो उन्होंने अपना Q1 में आने वाले Q1 में अपना प्रोडक्शन प्लान जो रखा था उसको रिड्यूस कर देंगे. सो नलिफाइंग द सम इफेक्ट ऑफ द रिलीज. SPR रिलीज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. US will release approximately 50 million barrel from the crude oil through its SPR. इसके अलावा चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, UK would join इट्स रिलीजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टॉक. लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला. कई बार मैंने आपसे पूछा भी है कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल जो रिजर्व ऑयल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, बट आंसर शायद नहीं आया उस पर. तो देख लेते हैं कि इंडिया के पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं. तो फेज़ 1 इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड स्टैब्लिश पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 5.33 MT. तो फेज़ 1 में 3 विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादूर, ये जगह पर 3 SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वॉयर स्टैब्लिश किया था. हालांकि 4 का टारगेट था. फेज 4 गवर्नमेंट गिव्स अप्रूवल इन जुलाई 21. इट मीन्स फॉर दिस ईयर ओनली टू एस्टैब्लिश 2 एडिशनल कॉमर्शियल कम स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज ऑफ 6.5 MT. तो 2 फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर, चांदीखोल और पादूर में 2 एक्स्ट्रा फैसिलिटी स्टैब्लिश करने की बात की थी, परमिशन दी थी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसकी कैपेसिटी 6.5 MT रखनी थी. तो ये 3 की मिलाकर 5.3 MT और 2 जो अभी स्टैब्लिश होंगी फेज 2 में 6.5 MT. MT स्टैंड्स फॉर मिलियन टन्स की कैपेसिटी के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वॉयर्स इंडिया में इन लोकेशन पे हैं. दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. तो इसी के साथ एक और न्यूज़ थी जो कि नेक्स्ट पेज पर दी हुई थी. देख लेते हैं वो न्यूज़ क्या है. दैट इज रिलेटेड टू द ऑयल रिलीज. ओपेक वे पॉलिसी शिफ्ट आफ्टर US लेड क्रूड रिलीज प्लस. तो सऊदी अरेबिया, रशिया ऑल आर कंसीडरिंग टू पॉज द प्लान आउटपुट हाइक, जो कि उन्होंने प्लान किया था कि Q1 में दे विल इंक्रीज देयर आउटपुट, जिससे कि थोड़ा सा क्रूड ऑयल के प्राइस जो होते वो कूल डाउन होते. लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने कॉल किया है ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज़ के लिए कि वो अपने SPR को यूज़ करें, उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया और रशिया, दे कैन प्लान और डेफिनेटली दे आर प्लानिंग टू पुट देयर एक्स्ट्रा आउटपुट और आउटपुट हाइक ऑन होल्ड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम in order to mitigate the impact of Washington call on SPR release, जिससे कि जो सप्लाई शॉक और डिमांड शॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ना पड़े. तो अभी फ़िलहाल के लिए चाइना की साइड से अगर हम बात करें, चाइना कहा था, चाइना को भी कॉल किया गया, मतलब कैसे जापान, UK, USA सब ने मिलकर के एक कार्टेल बनाने की कोशिश करी SPR रिलीज़ को लेकर के. हालांकि चाइना के साइड से अभी कोई कमिटमेंट नहीं आया इस चीज़ को लेकर के कि चाइना क्या अपना SPR रिजर्व रिलीज़ करेगा कि नहीं करेगा. चाइना ने कोई कमिटमेंट नहीं दी है अमेरिका की रिक्वेस्ट पर, बट येस इंडिया ने इस पर अपना जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर किया. इंडिया इज़ गोइंग टू रिलीज 5 मिलियन टन्स फ्रॉम इट्स 3 SPR रिजर्वॉयर्स. तो ये हम जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ओपेक प्लस नेशन और ओपेक नेशंस आर गोइंग टू हैव द पॉलिसी शिफ्ट बिकॉज ऑफ दिस अमेरिकाज ऑप्शन. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्टेयर्स एट स्टीप लॉस रेशियो एज नॉट COVID claims bite. So while COVID-related claims have tapered off following the devastating second wave, non-COVID claims, especially those arising out of the infectious diseases, have hiked, adding to the burden of life insurers, जो कि ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड COVID-19 केसेस क्लेम्स. तो जो कि नॉन इंश्योरेंस हैं, नॉन इंश्योरेंस मीन नॉन लाइफ इंश्योरेंस मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज. बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं. लाइफ इंश्योरेंस जो कि बेसिकली डेथ के को कवर करते हैं,
और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं दे कवर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, मेडिकल क्लेम्स, मेडिक्लेम्स देते हैं, वी कॉल देम जनरली नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो कोविड की वजह से, कोविड की वजह से पिछले 18 से 20 महीनों में जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस हैं उनका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ा था। क्यों? क्योंकि कोविड वाले जो क्लेम्स थे, हेल्थ रिलेटेड जो क्लेम्स थे, वो सिग्निफिकेंटली बढ़े थे। और जैसे कोविड ख़त्म हुआ, अब इसके बाद जो ऐसे क्लेम्स, स्पेशली दोज अराइजिंग आउट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस हैव स्पाइक्ड। अब डेंगू, मलेरिया और जो इन्फेक्शियस डिजीज से जो क्लेम्स हैं, ऐसी डिजीज़ जो कि इन्फेक्शन से, किसी सॉर्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन है किसी और से है, उनके क्लेम्स बढ़ना शुरू हो गए। सो दैट पर्टिकुलर क्लेम रेशियो इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द लॉस रेशियो इन द हेल्थ सेगमेंट, जो कि ऑलरेडी कोविड के क्लेम से सफ़र कर रहे थे। क्लेम्स फ्रॉम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हैव बीन पार्शली हाई और पर्टिकुलरली हाई फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर और दिस कैलेंडर ईयर, क्योंकि इसका सीधा सा अगर आप मेडिकल उसमें जोड़ें, हेल्थ के उसमें, तो कोविड के बाद जो हेल्थ की कंडीशन होती है, इम्यूनिटी होती है, वो थोड़ी वीक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो कोविड से रिकवर होकर पेशेंट आए, दे आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू, मलेरिया एंड अदर सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक टाइफॉइड। तो डेफिनेटली उनके भी क्लेम्स साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं। वाइल दीज मॉनसून रिलेटेड एलिमेंट स्पाइक एवरी ईयर, दिस ईयर्स द क्लेम हैव बीन हायर एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी। क्योंकि कोविड से जो लोग रिकवर कर गए, स्टिल दे हैव द लो इम्यूनिटी, और लो इम्यूनिटी की वजह से दे आर इजिली गेटिंग कैच अप बाई दीज इन्फेक्शियस डिसीजेस। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये क्लेम्स हैं, दीज क्लेम्स विल come down as the winter sets in, but yes, it will be a bad year for non-life insurers or non-life insurance companies as far as health segment is concerned. और अगर पिछले साल की बात करें, यानी फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर 20 की बात करें, अगर फाइनेंशियल की बात नहीं, कैलेंडर ईयर 20 की बात करें, तो पिछले साल जो ये इन्फेक्शियस डिजीज से होने वाले क्लेम्स थे, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वाले जैसे क्लेम्स थे, ये बहुत कम थे। क्यों? क्योंकि पीपल वर मोस्टली इंडोर्स, तो बहुत ज़्यादा लोग इंडोर्स थे बिकॉज ऑफ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। तो इस तरह के जो डिजीजेस थी उनका प्रेवलेंस जो था वो कम था। तो पिछले साल इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो क्लेम्स थे वो कम थे, और इस बार कोविड के भी केसेस की वजह से सेकेंड वेव भी इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या कैलेंडर ईयर हम कह सकते हैं उसमें आई है। इसके बाद इन्फेक्शन के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्पेशली जो हेल्थ सेगमेंट में ऑपरेट कर रही हैं, दे आर गोइंग टू फेस अ सिग्निफिकेंट लॉस। And from claim perspective, it will be a difficult year for insurer, and loss ratio will get impacted as per the Mr. Sanjay Datta, that is Chief Underwriting and Claims, ICICI Lombard General Insurance. और इसको देखते हुए, जिस तरह से लॉस रेशियो बढ़ रहा है, इसको देखते हुए ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में मे बी प्रीमियम्स जो हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी प्रीमियम्स हैं, वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनीज अपना कहीं ना कहीं अपना लॉस रिकवर करेंगी। सो डेफिनेटली प्रीमियम्स आर ऑल सेट टू राइज, और मे बी शायद कोविड रिलेटेड क्लेम्स के लिए, कोविड जैसे जो भी डिजीज़ आ रही हैं, और अब ये भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को पता चल चुका है कि भाई अब इस कोविड जैसी और भी कई सारे पैंडमिक आ सकते हैं। तो प्रॉबेबली इस तरह के जो क्लेम्स होंगे या इस तरह के जो इंश्योरेंस पैकेज होंगे जो इस तरह की डिजीज़ को कवर करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट प्रोडक्ट लॉन्च भी हो सकता है। तो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो हैं, दे विल एक्चुअली go for drastic change in their product offering as well as in their premium. Now let us look into the some other news clips. FRL guilty of financial irregularities, Amazon. So e-commerce giant Amazon has written to independent directors of future retails, including the Gagan Singh, Ravinder Dhariwal and Jacob Matthew and its audit committee, providing data and alleging that there have been a significant financial irregularities to the prejudice of public shareholders, banks, क्रेडिटर्स एंड थर्ड पार्टी सप्लायर्स। तो जो अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का जो भी झगड़ा चल रहा है, दैट इज़ गोइंग बियॉन्ड, आगे ही बढ़ता जा रहा है। इवन कई सारे लिटिगेशंस के बाद भी, डिसीजंस के बाद भी, ये जो इशू है अमेजॉन और फ्यूचर के ग्रुप में, इट इज़ नॉट सीम्स टू गेट रिजॉल्व।
अब रिसेंटली अमेज़ॉन ने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखा है जिसमें कई सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के लिए फ्यूचर ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि दोनों जो भी थर्ड पार्टी हैं, बैंक्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, उन सब के मनी को सिफन ऑफ किया, उनके मनी को मिसयूज़ किया, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट मनी को यूज़ किया और सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को प्रॉपर डेटा प्रोवाइड किया है अमेज़ॉन ने। तो अमेज़ॉन ने जो लेटर लिखा है वो सेबी को लिखा है, दैट इज़ मार्केट रेगुलेटर, कि भाई देखो इनके डायरेक्टर्स हैं, इन सब ने मिल करके ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ करी हैं। और बेसिक इशू क्या है? बेसिक इशू सिर्फ सिंपल इतना है कि जो फ्यूचर ने अपने जो शेयर है, अपना जो रिटेल बिजनेस है वो रिलायंस को सेल कर दिया, उसको लेकर के ही ये बवाल शुरू हुआ था और स्टिल it is going beyond from this basic point. So separately, Amazon has written to Security and Exchange Board of India Chairman Mr. Ajay Tyagi seeking the withdrawal of the regulator's condition approval granted to FRR related to the merger deals with Reliance। और इसको देखते हुए उन्होंने सिंपली एक रिक्वेस्ट करी है सेबी से कि आप इस पर्टिकुलर डील को कैंसिल करिए। किस डील को? जो फ्यूचर ने रिलायंस के साथ करिए। क्यों कैंसिल करें? क्योंकि इनके सारे जो डायरेक्टर्स हैं उन सब ने डेटा फॉर्जरी करी है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, जिससे कि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लॉस हुआ है, उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से हैम्पर हुआ है। लेट अस सी हाउ सेबी विल रिएक्ट ऑन दिस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्रिप्टो फर्म्स मुल ओवर ऑफशोर्स एमिड बैन बिल। तो जिस तरह से क्रिप्टो बिल आने वाला है और उसको लेकर के जिस तरह से एंटिसिपेशन हो रहा है, उसको देखते हुए देयर इज अ बज अराउंड ऑन द बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, मोर स्पेसिफिकली फॉर private cryptocurrency. So this buzz around the ban on cryptocurrency in India has actually created an uncertain environment for crypto exchanges। और uncertainty create हो गई है। उस अनसर्टनिटी की वजह से क्या हो रहा है? उस अनसर्टनिटी की वजह से ये हो रहा है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, जो भी प्लेयर्स हैं working in this space like non-fungible tokens and blockchain, they are too in a very dizzy situation, and every founder or the company is now planning to move their business either into the UAE और सिंगापुर, जहां पर क्रिप्टो इज नॉट बैन, जहां पर क्रिप्टो बैन नहीं है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग बैन नहीं है। तो अब बिल को लेकर कई सारे कवायदे लगाई जा रही। कुछ का ये कहना है कि पूरा ब्लैंकेट बैन होगा, कुछ का ये कहना है कि सिर्फ जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वो बैन होगी, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा। तो लॉट ऑफ अनसर्टनिटीज आर देयर। और इंडिया में हम सभी को पता है कि देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। बट जिस तरह से अनसर्टनिटी क्रिएट हो रही है उसको देखते हुए जो फाउंडर्स हैं, जो बेसिकली ब्लॉकचेन में या नॉन फंजिबल टोकन्स में या क्रिप्टो एक्सचेंजेस में डील कर रहे हैं, दे ऑल आर प्लानिंग टू मूव देयर बिजनेस ऑफशोर्स। ऑफशोर्स में कहाँ कहाँ? यूएई, ईदर इन यूएई और सिंगापुर। एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम वेंचर इंटेलिजेंस, फंडिंग फॉर क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन रिलेटेड स्टार्टअप्स इन इंडिया rose to 20-fold for this year only। 20 गुना बढ़ा है केवल इस फाइनेंशियल ईयर की बात करी जाए तो। और अगर मेजर क्रिप्टो करेंसी जो कंपनीज हैं, एक्सचेंजेस, उनकी बात करी जाए तो फॉर दिस कैलेंडर ईयर 2020 सॉ 5 सच स्टार्टअप्स रिसीविंग अप्रॉक्सीमेटली $8 million। 24 companies attracted $502 million this year to the date। तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है एंड दिस इज द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो एंड रिलेटेड स्टार्टअप्स। तो अगर हम देखें डेटा तो ये 2017, 18, 19, 20, 21 से कंटिन्यूसली बढ़ता ही चला रहा है। 2017 में इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली $1 million, जो कि बढ़ते बढ़ते 21 तक आते आते $502 million तक आ गया है। और नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें, नंबर ऑफ डील्स की बात करें तो 2017 में केवल 2 डील हुई थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जो कि आते आते 24 हो गई हैं। तो कैन यू सी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट Indian investors are putting into crypto exchanges। अगर टॉप इन्वेस्टमेंट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 में जो टॉप इन्वेस्टमेंट रहा है तो कॉइन स्विच वाज द टॉप इन्वेस्टमेंट वेन्यू दैट हैज रिसीव्ड अप्रॉक्सीमेटली $260 million। 502 में $260 million केवल और केवल कॉइन स्विच ने रिसीव किया है, फॉलोड बाय कॉइन DCX, वेल्ड, कॉइन स्विच एंड
फेस्टेक। तो ये सारे टॉप इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो लेट्स सी हाउ दिस बिल विल टेक प्लेस, और इसके बाद जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, बिग पार्टिसिपेंट्स हैं, कंपनीज हैं, डीलर्स हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा इंडिया में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टेलको में रिंग इन 5G ऑन वन डे, द गवर्नमेंट इज इंगेज इन टॉक विद टेलीकॉम फर्म्स। किस लिए, वाई गवर्नमेंट इज इंगेज इन विद टेलको फर्म्स? For simple launch of 5G services in some cities by Independence Day। तो कह सकते हैं ट्रायल, पायलट स्टडी या ट्रायल के लिए गवर्नमेंट फिलहाल के लिए कुछ टेलकोस से डिस्कशन में है कि इंडिपेंडेंस डे से पहले इंडिया में कुछ जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर 5G सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च कर दी जाएं, यानी अप्रैल से मई के बीच में, प्रोवाइडिंग देम अ 3 to 4 months विंडो फॉर दिस रोल आउट। और अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को कम से कम 5 से 6 हफ्ते की ज़रूरत होती है। किस लिए? किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी में 5G सर्विसेज को 5G सर्विसेज या 5G नेटवर्क रोल आउट करने के लिए। तो मेट्रो सिटीज़ की बात हो रही है। कॉमर्शियल ऑर्डर्स नीड टू बी साइंड बाय जनवरी 22। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को ही कवर कर रही है। हो सकता है अगर टेलकोस इस बात पर रेडी हो जाते तो बहुत जल्दी हमें मेट्रो सिटीज़ में 5G सर्विसेज देखने को मिलेंगी। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। युआन इमर्जिंग एज स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क फॉर रुपीज एक्सपोर्ट, द चाइनीज युआन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ की गॉक टू डिटरमाइन द मूवमेंट इन रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट एज पर द करेंसी डीलर। एक नया फिनोमिना, अभी तक क्या होता था डॉलर के अकॉर्डिंग रुपी थोड़ा चलता था, बट नाउ युआन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ की गॉक। किस लिए? टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट बिटवीन रुपी एंड डॉलर। जो करेंसी डीलर्स हैं, करेंसी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि चाइना की जो करेंसी है युआन, उस पर दैट इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। किस लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर? इंडियन रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के लिए चाइना का युआन जो है दैट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग द key gog. While there is no official acknowledgement for this news, if RBI is officially intervening in the currency market in tandem with yuan movement, the currency market for some time will adjust its position बेस्ड ऑन हाउ चाइना ट्रीट इट्स करेंसी। तो ऑफिशियली कोई भी ना गवर्नमेंट ना आरबीआई के साइड से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, बट यस अगर आरबीआई किसी भी तरह का इंटरवेंशन कर रही है तो उसको लेकर मे बी शायद चाइना कुछ अपनी पोजीशन को चेंज करे। बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है in order to preserve the India's export competitiveness, this is going to be happen, or this is happening not only in China and export competitor, other currencies in the region also readjust based on yuan movement। तो एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए मे बी शायद आरबीआई हिडन मैनर में इस तरह के डिसीजन ले रहा है इन ऑर्डर टू एडजस्ट द इंडियन रुपी विद द युआन। और ऐसा ही कहना है एक्सपर्ट का, ये केवल इंडिया के केस में ही नहीं हो रहा है, जो अदर डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी है एशिया रीजन में वो भी युआन के अकॉर्डिंग अपने जो एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज कर रही हैं जस्ट टू मेक देम सेल्फ कॉम्पिटिटिव। होता क्या है बेसिकली, चाइना क्यों इतना कॉम्पिटिटिव, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर हम बोलें क्यों इतना कॉम्पिटिशन में आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 2 पॉइंट बताएंगे। चाइना बेसिकली चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर लेता है, डिवैल्यूएट इट्स करेंसी। दूसरा इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से जो चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव मतलब सस्ता होता है ग्लोबल मार्केट में। तो अब इसी कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने के लिए इंडिया भी चाइना की करेंसी के अकॉर्डिंग अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर रहा है, जैसे कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कॉम्पिटिटिव बने रहे ग्लोबल मार्केट में। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर के, इतना ही समझिए कि नाउ युआन इज इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क फॉर रुपीज़। और इसका सीधा सीधा रीज़न है मे बी आरबीआई हिडन वे में ये कर रही है जस्ट टू मेक श्योर कि जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव बने रहे चाइना के कंपैरिजन में। ऐसा ना हो कि जो रिकवरी का टाइम चल रहा है पैंडेमिक में उसमें इंडिया की जो करेंसी इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो कॉम्पिटिटिव ना रह जाए या उसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या वो लेस कॉम्पिटिटिव बन जाए, कॉस्टली
कॉस्टली हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में इन कंपैरिजन टू चाइनीज प्रोडक्ट। तो इस वजह से नाउ युआन इज इमर्जिंग, और नॉट ओनली दिस इज नॉट द केस विद इंडिया. Other emerging economies, those who are the competitor of China, they're also following the very same pattern. So all these are the references, student. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. If you have any query or suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.